हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। सॉल्यूशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और केमिकल काइनेटिक्स को हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स से क्या पता चलता है। थर्मोडायनेमिक्स क्या बतलाता है हम लोगों को। यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग देखे थे चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। तो उससे क्या आइडिया लगता है चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी के हेल्प से, बता सकते हैं आप। थर्मोडायनेमिक्स हम लोग क्या बतलाता है स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन और फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, यानी कौन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और कौन रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बतला पाता है कि कौन सा रिएक्शन कितने स्पीड से जा रहा है। यानी थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अबाउट द फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, यानी कौन रिएक्शन होगा और कौन रिएक्शन नहीं होगा। इसके बारे में तो थर्मोडायनेमिक्स से पता चल जाता है, क्योंकि अगर किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू अगर लेस देन जीरो हो तो हम लोग कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी लेस देन जीरो। और फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होता है। और डेल्टा जी इक्वल टू जीरो होता है तो हम कहते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। यानी डेल्टा जी के हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कौन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कौन रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसको हम लोग कहाँ स्टडी करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या बतलाता है आपको, थर्मोडायनेमिक्स ये बतलाता है कौन रिएक्शन होगा और कौन रिएक्शन नहीं होगा। होगा मतलब स्पॉन्टेनियस है जो स्वतः होगा, अपने आप होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ऐसा रिएक्शन जो किसके हेल्प से हो, एक्सटर्नल एजेंट के हेल्प से हो। ऐसा रिएक्शन अपने आप नहीं होता है, इसके लिए एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स तो ये बतला देता है कि कौन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कौन रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मीन्स फिजिबल, जो अपने आप हो रहा है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब नॉट फिजिबल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन और स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बतलाता है कि कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसका स्पीड क्या है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स से हमको पता चल जाता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देते हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिला देते हैं, क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। चलिए ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि ये रिएक्शन फिजिबल है, ये रिएक्शन होगा, क्योंकि इस कंडीशन में क्या है, डेल्टा जी लेस देन जीरो है। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी लेस देन जीरो है, रिएक्शन फिजिबल है। लेकिन ये रिएक्शन अगर देखा जाए रूम टेम्परेचर पर तो महीना भर लग जाता है 1 ड्रॉप वाटर बनने में, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। लेकिन आप देखेंगे तो कोई चेंज दिखता नहीं, वाटर का फॉर्मेशन नहीं होता है इतना आसानी से। लेकिन ये फिजिबल रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो है। तो थर्मोडायनेमिक्स तो हमको बता देता है कि ये रिएक्शन होगा या कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन ये नहीं बताता है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसका स्पीड क्या है। यानी थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, नॉट टेल्स अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन। थर्मोडायनेमिक्स स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। तो अगर किसी रिएक्शन के बारे में, स्पीड के बारे में जानना है, किसी भी रिएक्शन के रेट के बारे में जानना है, तो उसको हम लोग कहाँ स्टडी करते हैं, उसको हम लोग स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग एक तो देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके रेट के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में तो अचानक नहीं हो जाता है, कुछ प्रोसेस होता है, कुछ पाथ होता है, उसको फॉलो करते हुए रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। तो इस तरह से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के साथ साथ ये भी देखेंगे पाथ ऑफ रिएक्शन, कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है। इंटरमीडिएट देखेंगे, ट्रांजिशन स्टेट देखेंगे, ये सब देखेंगे चीज़ें।
साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो मान लीजिए हम रेट लिख रहे हैं, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन के जो रेट लिख रहे हैं हम लोग, तो केमिकल रिएक्शन के रेट को कौन कौन फैक्टर इफेक्ट करता है। इसमें हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पेसीज, साथ ही साथ देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, फिर कैटालिस्ट का इफेक्ट देखेंगे। तो इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस तरह से अगर मेनली देखा जाए तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे एक तो रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा स्टडी करेंगे हम लोग पाथ ऑफ द रिएक्शन या उसको कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, साथ ही साथ हम लोग स्टडी करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर तीनों को कंबाइन कर दिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स क्या है। तो देखिए केमिकल काइनेटिक्स क्या है, एक तरह से ब्रांच है मेनली, तो देखा जाए फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है। तो केमिकल काइनेटिक्स इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री भी कह सकते हैं हम। क्या उसमें स्टडी करते हैं हम लोग, इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, साथ ही साथ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन सच एज concentration of reacting species, temperature, pressure and effect of catalyst। तो इसको नोट डाउन हम लोग कर लेते हैं इसको केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। केमिकल काइनेटिक्स, देखिए काइनेटिक्स ग्रीक वर्ड के काइनेसिस से बना है, इसका मतलब होता है मूवमेंट, यानी कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें मूवमेंट हो रहा है तो उसके रेट के बारे में जानना। तो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में आप लोग लिख लीजिए, इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, it is a branch of chemistry in which we deal with the study of rate of chemical reaction, rate of chemical reaction, rate of chemical reaction, mechanism of chemical reaction and factors affecting the rate of chemical reaction, the rate of chemical reaction such as change of concentration of reacting species, temperature, pressure and effect of catalyst, and effect of catalyst, effect of catalyst, ये देखेंगे हम लोग। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में 2-3 मेन पॉइंट है। एक तो हम लोग क्या स्टडी करेंगे इसमें, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसके बाद हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं पाथ ऑफ रिएक्शन, यानी किस रास्ते से रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है।
जाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर हम लोग देखें फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन कौन फैक्टर है जो केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है। जैसे हम लोग देखें कोई केमिकल स्पीसीज है जो रिएक्शन में भाग लेता है, उसका कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो रेट कैसे इफेक्टेड होगा। साथ ही साथ देखें हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, उसके बाद देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, उसके बाद देखेंगे इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। तो ये सब फैक्टर हैं जो केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे आपको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, अगर देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट जैसे ही आ रहा है आपको केमिकल रिएक्शन, तो एक दिमाग में आ रहा है कि रेट क्या है, स्पीड से मतलब है, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कुछ रिएक्शन तो बहुत फास्ट होता है, कुछ रिएक्शन बहुत स्लो होता है, और कुछ रिएक्शन बीच में होता है, दोनों के बीच में। फास्ट रिएक्शन का मतलब जैसे ही रिएक्टेंट को हम लोग, टू रिएक्टेंट है मान लीजिए, उनको कांटेक्ट में लाते हैं और रिएक्शन ओवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इस टाइप के रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करना बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है, और हम लोग यहाँ इस टाइप के रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम लोग रिएक्टेंट को कांटेक्ट में लाते हैं रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, ओवर हो जाता है, टाइम नहीं मिल पाएगा कि हम लोग उसका रेट कैलकुलेट करें। क्योंकि रेट कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। तो इस टाइप के रिएक्शन का रेट हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, जो अगर बहुत फास्ट हो रहा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ही ख़त्म हो जा रहा है, जैसे रिएक्टेंट को कांटेक्ट में लाते हैं वैसे ही रिएक्शन ओवर हो जाता है। तो इस टाइप के रिएक्शन का रेट हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। इस टाइप के रिएक्शन के रेट के बारे में हम लोग यहाँ स्टडी नहीं करेंगे। बहुत सारा ऐसा भी रिएक्शन है जो बहुत स्लो होता है, जैसे महीना दिन लग जाता है उसको कंप्लीट होने में, ओवर होने में। तो इस टाइप के रिएक्शन का अगर डिटरमाइन करना चाहेंगे आप, तो क्या करेंगे, आपको महीने दिन बैठना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस टाइप के रिएक्शन का रेट भी हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। हम लोग किस टाइप के रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करेंगे। मान लीजिए हम लोग लेबोरेटरी में गए और रिएक्शन करा रहे हैं, रिएक्शन 2-3 घंटे के अंदर ओवर हो रहा है, तो हम लोग आसानी से इस टाइप के रिएक्शन का रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन और इंटरमीडिएट टाइप ऑफ रिएक्शन। तो अगर देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ रेट, तो रिएक्शन कितने टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, 3 टाइप में। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट रिएक्शन कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरी, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। तो इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। आप वीडियो पहुँच करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। पहला तो वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। अभी जस्ट बताएं आप लोगों को वेरी फास्ट रिएक्शन किसे कहेंगे, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, फ्रैक्शन ऑफ टाइम लगे, बहुत कम समय लगे। जैसे रिएक्टेंट को हम लोग कांटेक्ट में लाते हैं, रिएक्शन ओवर हो जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। यानी ऑल दोज रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, या बहुत कम समय, जितना आप इमेजिन करेंगे उससे कम ही समय में रिएक्शन ओवर हो जाएगा। तो आपको टाइम नहीं मिल पाएगा कि रिएक्शन का रेट कैलकुलेट कर पाएँ। तो ऐसे रिएक्शन क्या होता है, बहुत कम समय में ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे एसिड बेस रिएक्शन, जैसे हम लोग एसिड को बेस के कांटेक्ट में लाते हैं
अब बन जाता है सॉल्ट प्लस वाटर, रिएक्शन ओवर हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन इसका एग्जाम्पल होगा, जैसे HCl ले लिए और इसमें बेस डाले NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन जाएगा NaCl प्लस वाटर। तो बहुत सारे एसिड बेस हैं, जैसे एसिड को बेस के कांटेक्ट में लाएंगे आपको सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। ये रिएक्शन क्या है, एक तरह से आयनिक रिएक्शन है, और ऑल आयनिक रिएक्शन आर वेरी फास्ट रिएक्शन, क्योंकि ये आयन्स के फॉर्म में होता है और वो आसानी से इजीली हो, जैसे ही कांटेक्ट में लाते हैं रिएक्टेंट के रिएक्शन ओवर हो जाता है। तो जनरली आयनिक रिएक्शन जितने भी हैं सब वेरी फास्ट रिएक्शन है। और भी इसमें एग्जांपल ले सकते हैं आप एसिड बेस का, सब वेरी फास्ट रिएक्शन है। उसी तरह आप ले सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जैसे हम लेते हैं, मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट में जैसे सोडियम क्लोराइड मिलाते हैं क्या हो जाता है, AgCl का वाइट PPT बन जाता है प्लस NaCl। उसी तरह अगर हम बेरियम क्लोराइड ले लें और उसमें डाल दें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो ये बन जाता है BaSO4 और साथ ही साथ बनता है 2HCl बनेगा। तो ये क्या है, ये BaSO4 का PPT बन जाता है। तो ये एक तरह से देखेंगे तो सब आयनिक रिएक्शन है। तो जो भी आयनिक रिएक्शन है वो बहुत तेज़ी से होता है। आयनिक रिएक्शन जिसमें आयन्स इन्वॉल्व हो, ऑल दोज रिएक्शन इन विच आयन्स आर इन्वॉल्व आर नोन एज आयनिक रिएक्शन। और आयनिक रिएक्शन आर वेरी फास्ट रिएक्शन, क्योंकि आयन्स प्रेजेंट होते हैं और रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। जैसे ही रिएक्टेंट कांटेक्ट में आते हैं रिएक्शन ओवर हो जाता है, आपको टाइम नहीं मिल पाएगा कि इस टाइप के रिएक्शन का रेट डिटरमाइन कर पाएँ। तो इस टाइप के रिएक्शन का हम लोग रेट डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग इस टाइप के रिएक्शन के रेट के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, ऐसा रिएक्शन जो क्या हो, जिसको कंप्लीट होने में महीना दिन लग जाए, 1-2 महीना लग जाए। ऐसा रिएक्शन जिसको कंप्लीट में होने में बहुत टाइम लग जाए, 1-2 महीना में लग जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे आप लोग सुने होंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। उसमें क्या होता है, अगर आयरन को हम लोग ओपन एटमॉस्फेयर में रख देते हैं और नमी हो, मॉइस्चर हो, और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर में आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ये तो एसिडिक मीडियम बन जाता है, क्योंकि कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है और इससे एसिडिक मीडियम क्रिएट हो जाता है। उस सिचुएशन में आयरन कन्वर्ट हो जाता है आयरन ऑक्साइड में। आयरन आपको कन्वर्ट हो जाता है Fe इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इन द प्रेजेंस ऑक्सीजन तो रहेगा, साथ ही साथ मॉइस्चर रहना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। तो जो आयरन है वो कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3 डॉट कुछ मॉइस्चर भी हो जाता है H2O, इसको रस्ट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन जब जैसे ही रस्ट में कन्वर्ट होता है तो ये अचानक नहीं हो जाता है, इसमें टाइम लगता है, हो सकता है महीना दिन लग जाए। तो इस टाइप के रिएक्शन का रेट हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग महीने दिन बैठ के इंतज़ार नहीं करेंगे। तो अगर देखा जाए तो रस्टिंग ऑफ आयरन किसका एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वेरी स्लो रिएक्शन। ये तो हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वेरी स्लो रिएक्शन। उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर at room temperature, at room temperature। रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर अगर वाटर का फॉर्मेशन देखा जाए तो महीना दिन लग जाएगा आपको। 1 से 2 ड्रॉप बनने में महीना दिन लग जाएगा,
कोई आपको चेंज दिखेगा नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहेगा लेकिन उसमें वाटर बनते दिखेगा नहीं। तो इस टाइप के रिएक्शन का रेट भी हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स तो हमको कहता है, थर्मोडायनेमिक्स कहता है ये रिएक्शन फिजिबल है, लेकिन इसका रेट बहुत स्लो है। इसका रेट क्या है? बहुत स्लो है। रिएक्शन तो पॉसिबल होगा स्पॉन्टेनिटी के अकॉर्डिंग, ये स्पॉन्टेनियस है क्योंकि डेल्टा जी का वैल्यू क्या है? लेस देन 0 है। तो थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि रिएक्शन होगा, लेकिन रेट इतना स्लो है कि इसका हम लोग रेट इजीली डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महीना दिन कोई बैठ के इंतज़ार नहीं करेगा। उसी तरह अगर देखा जाए फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ये CO2, अगर थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये स्टेबल है प्रोडक्ट और डेल्टा जी लेस देन 0 है। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, लेकिन ये रिएक्शन क्या है? महीना दिन में होगा, कंप्लीट होगा, आसानी से नहीं होगा। अपने आप कार्बन नहीं ऑक्सीजन में जल जाएगा। ये रिएक्शन स्लो है। तो ये क्या बतला रहा है? इस टाइप के रिएक्शन का रेट हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। रिएक्शन अगर प्रॉपर टाइम में अगर फिनिश हो रहा है, मान लीजिए 2-3 घंटे में फिनिश हो रहा है, उसका रेट तो हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे कि कितना चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का टाइम के साथ। लेकिन जो रिएक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा है उसमें हमको मौका ही नहीं मिल पाएगा कि हम रेट डिटरमाइन कर पाएँ। और जो रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा है तो उतने दिन हम बैठ के इंतज़ार भी नहीं करेंगे। लेकिन जो रिएक्शन 2-3 घंटे में हो रहा है उस टाइप के रिएक्शन का रेट हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे। उस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं हम लोग मॉडरेट रिएक्शन। तो उसी टाइप के रिएक्शन का रेट हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो अब हम लोग देखते हैं मॉडरेट रिएक्शन। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो मॉडरेट रिएक्शन के अंदर कौन रिएक्शन? ऑल दो रिएक्शन हु टेक्स टाइम्स 2 or 3 hours फॉर इट्स कंप्लीशन आर नोन एज मॉडरेट रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो कंप्लीट होने में, जिसको कंप्लीट होने में कितना समय लगे, 2-4 घंटा में कंप्लीट हो जाए, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। ना तो बहुत कम समय लगे ना बहुत अधिक समय लगे, यानी इस टाइप के रिएक्शन के रेट को हम लोग आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन, यानी 2-4 घंटे में ख़त्म हो जाए इस टाइप के रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो 2-4 घंटे में कंप्लीट हो जाए, इस टाइप को रिएक्शन को हम लोग कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। आप देखेंगे जैसे हम लोग कहते हैं कि एस्टर हाइड्रोलिसिस, इसका रेट हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक तो एस्टर हाइड्रोलिसिस, एस्टर हाइड्रोलिसिस क्या होता है? एस्टर हाइड्रोलिसिस में एस्टर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ये बन जाएगा आपको एसिड का सॉल्ट बनेगा, साथ ही साथ अल्कोहल बनेगा। तो ये रिएक्शन का रेट हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। उसी तरह आपको डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 टूटेगा तो क्या बनेगा? तो वाटर बनेगा, साथ ही साथ ऑक्सीजन बनेगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, ये बैलेंस हो गया। तो इसका भी रेट हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे कि इस टाइप का रिएक्शन 2-4 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। उसी तरह डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, N2O5 टूटेगा तो बन जाएगा आपको NO2 प्लस O2, तो बैलेंस कर लेंगे हम लोग।
यहाँ पर O2 हो जाएगा यहाँ। तो इस टाइप के रिएक्शन का भी रेट हम लोग एक प्रॉपर टाइम में निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगे, 2-3 घंटे में ख़त्म हो गया। उसी तरह इन्वर्जन ऑफ केन शुगर ले लेते हैं C12H22O11 प्लस वाटर, एसिडिक मीडियम लेते हैं तो ये बन जाता है ग्लूकोज एंड C6H12O6 प्लस C6H12O6, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, दोनों का फार्मूला होता है C6H12O6। तो जितने यहाँ एग्जांपल दिखाया गया आपको, ये क्या होता है, इस टाइप के एग्जांपल मॉडरेट रिएक्शन के अंदर आएगा, क्योंकि इसका रेट हम लोग आसानी से डिटरमाइन कर पाएंगे। क्योंकि इसको कंप्लीट होने में क्या होता है, ना तो बहुत अधिक टाइम लगेगा ना बहुत कम। ये मॉलिक्यूलर टाइप का रिएक्शन अधिकतर, और ये 2-4 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। इस टाइप के रिएक्शन का रेट हम लोग आसानी से डिटरमाइन कर लेंगे, क्योंकि क्या होगा, टाइम के साथ चेंज होगा कंसंट्रेशन। तो टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है हर जगह, ये कितना डिकम्पोजिशन हो रहा है, उसी तरह N2O5 का कितना हो रहा है, तो टाइम के अकॉर्डिंग हम इसको मेजर कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसका रेट डिटरमाइन कर लेते हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन का रेट हम लोग आसानी से डिटरमाइन कर लेते हैं, और इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। तो वीडियो पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चलिए इसको रब कर देते हैं हम। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, कोई रिएक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए रिएक्टेंट है यहाँ एक कन्वर्टर है प्रोडक्ट में। तो एक्चुअल में होता क्या है, अगर इनिशियल में देखें तो T = 0 पर क्या है, जो भी होगा ये सिर्फ रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं। मान लीजिए इसका कुछ कंसंट्रेशन ले रहे हैं R0, टाइम T = 0 पर, ये क्या होगा, 0 होगा। तो जैसे जैसे टाइम पास करेगा, टाइम इंक्रीज करेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, जबकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। क्योंकि ये रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट टाइम के साथ क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो घटेगा, लेकिन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि इनिशियल में क्या है, प्रोडक्ट तो है ही नहीं कुछ, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट है। तो जैसे जैसे टाइम पास करेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटते जाएगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा। तो यहाँ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, एक तरह से चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ टाइम। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, यहाँ इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, जबकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग रेट दोनों के हेल्प से लिख सकते हैं, रिएक्टेंट के हेल्प से भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट के हेल्प से भी हम लोग रिएक्शन का रेट लिख सकते हैं। तो अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन it is defined as decrease in
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन concentration of product with time देखिए रेट एक तरह से टाइम का फंक्शन है। टाइम के साथ क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। तो व्हाट इज द रेट? रेट इज द चेंज ऑफ, या एक तरह से कहेंगे डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम और इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ टाइम। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट रहा है जबकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो आप रेट अगर सिंपल कहें तो रेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन हो जाएगा टाइम टेकन फॉर द चेंज। उस चेंज के लिए कितना टाइम लग रहा है, साथ ही साथ हम लोग को ध्यान देना है कि जो हम लोग रेट मेजर करते हैं जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, कोई रिएक्शन होता है तो उसका जो हम लोग रेट मेजर करते हैं वो क्या है, या तो हम लोग रेट लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में मेजर करते हैं या तो रेट बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में मेजर करते हैं। तो अगर आप पढ़े भी होंगे, अगर हम लोग रेट बहुत लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में मेजर करेंगे तो उसे कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर वही रेट बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में मेजर करेंगे, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल में मेजर करेंगे, उसे हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ ध्यान देंगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये डिवीजन किसके अकॉर्डिंग है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इंटरवल। अगर टाइम इंटरवल बहुत लॉन्ग है तो उसे कहेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, अगर टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, तो इस टाइप के रेट को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो अगर देखा जाए तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप का होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन टू टाइप का होगा, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज में आपको कोई किसी पॉइंट पर वैल्यू नहीं मालूम होगा, जो भी रेट निकालेंगे वो पूरे इंटरवल का होगा वैल्यू, किसी पॉइंट का वैल्यू नहीं होगा। जबकि इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर हम लोग रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, एक पॉइंट का होता है, एक इंस्टेंट का रेट होता है। जैसे आप कहीं से मान लीजिए हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, जैसे बाइक्स चल रहे हैं, एक इंटरवल में 10 मिनट में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, मान लीजिए 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए 10 मिनट में, तो क्या होगा आपका एवरेज डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर है और टाइम कितना लिया 10 मिनट, तो 30 अपॉन 10 कटेगा आपका 0 से 0, तो 3 किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर मिनट। खैर ये स्पीड बहुत हाई है, इतने स्पीड से आपको चलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो भी होगा वो पूरे इंटरवल का आपको स्पीड होगा, किसी पॉइंट का स्पीड नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं स्पीडोमीटर से आप देखेंगे, उसका अगर बाइक का स्पीड देखेंगे तो क्या होगा, उस इंस्टेंट का स्पीड होगा। तो स्पीडोमीटर जो बताएगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। लेकिन आप एक लॉन्ग इंटरवल टाइम में मेजर करेंगे स्पीड,
कितना डिस्टेंस कवर किया गया कितने टाइम इंटरवल के बाद, तो वो जो होगा स्पीड वो हो जाएगा एवरेज स्पीड। उसी तरह से में यहाँ रिएक्शन में भी होता है, बहुत लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में हम लोग किसी अगर केमिकल रिएक्शन का रेट डिटरमाइन कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एवरेज रेट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी इंस्टेंट पर किसी केमिकल रिएक्शन का रेट अगर डिटरमाइन कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। तो इस तरह से देखा जाए तो रेट कितने टाइप का होगा, रेट 2 टाइप का होगा, एक एवरेज रेट हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। तो इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसको आप वीडियो पॉज करके पहले नोट डाउन कर लीजिए। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यानी ऐसा रेट जो बहुत स्मॉल लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में मेजर किया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यानी द रेट मेजर्ड इन ए लॉन्ग इंटरवल टाइम, इन लॉन्ग interval of time is known as average rate of reaction, average rate of reaction, average rate of reaction। कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, लीजिए एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में। ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, एक हाइपोथेटिकल है जिसमें ए कन्वर्ट हो रहा है बी में। तो अगर हमको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दिखाना है एक, तो यहाँ आप ध्यान देंगे ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा, घटेगा, क्योंकि रिएक्टेंट तो कंज्यूम होगा, खर्च होगा। लेकिन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, टाइम के साथ बढ़ जाएगा। अगर t = 0 है यहाँ, तो ये क्या है, कुछ ले लेते वैल्यू a0, ये 0 होगा। टाइम t1 ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा at1, या सिंपल ले लेते हैं 1, ये हो जाएगा हमारा b1। टाइम t2 पर ये कितना हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2। तो देखिए इनिशियल में b का कंसंट्रेशन क्या है, कुछ नहीं है, 0 है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है b का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है, लेकिन a का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट रहा है। अगर इसी टाइम इंटरवल में t1 और t2 के बीच में अगर हमको रेट फाइंड करना है तो रेट डेल्टा t = क्या हो जाएगा, आपको डेल्टा t = t2 - t1। t1 और t2 के बीच में ले रहे हैं टाइम इंटरवल, आपको मालूम होना चाहिए t2 > t1 है, क्योंकि टाइम तो बढ़ रहा है। लेकिन कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, टाइम के साथ तो कंसंट्रेशन घट रहा है रिएक्टेंट का। तो A2 क्या है, A2 लेस देन है A1, और एक किस टाइम का कंसंट्रेशन है, T2 का है, एक किस समय का, T1 का। तो अगर डेल्टा ए की बात करेंगे, डेल्टा ए क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल A2 - A1। ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, क्योंकि फाइनल जो वैल्यू है हमारा क्या है, छोटा ही घट रहा है वैल्यू टाइम के साथ। तो A2 लेस देन A1 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर हम चाह रहे हैं कि रेट लिखें किसके हेल्प से, रिएक्टेंट के हेल्प से, तो कैसे रेट निकालेंगे, यही ध्यान दीजिए। टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। यहाँ हम इसको नोट कर रहे हैं
आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अगर प्रोडक्ट का कंसा, ये तो वैल्यू क्या होगा ध्यान दें, तो लेस देन जीरो होगा। वैल्यू क्या होगा, लेस देन जीरो। ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि टाइम यहाँ बढ़ रहा है। लेकिन वहीं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है, B2 ग्रेटर देन B1। अगर इनका चेंज ले डेल्टा B, क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल B2 माइनस B1। ये वैल्यू क्या होगा, लेस देन जीरो की ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि पॉजिटिव है। तो एवरेज अगर रेट निकालना है, आर एवरेज, तो क्या होगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम। कितना है चेंज हो रहा है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। लेकिन ध्यान देंगे ये वैल्यू क्या है, निगेटिव है। ये वैल्यू निगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन रेट कभी निगेटिव नहीं होता है। ये वैल्यू निगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, लेकिन रेट कभी निगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ माइनस साइन यूज करेंगे हम लोग। अगर उसी तरह हम लोग प्रोडक्ट की हेल्प से लिखें एवरेज रेट, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। देखिए यहाँ टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा था, तो जो हम लोग चेंज ले रहे हैं वो क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको हम लोग एक तरह से कहते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। यही हमारा जो एवरेज रेट है, यहाँ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस ऑफ ए है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। और ये क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। देखिए टाइम के साथ क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, ए का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट रहा है, अब बी का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो ये तो कंज्यूम हो रहा है, ये तो कंज्यूम हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। लेकिन बी क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है, कुछ प्रोड्यूस हो रहा है। ये कंज्यूम हो रहा है, लेकिन बी प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ए का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट रहा है, बी का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो इसका क्या हम लोग लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। इसका क्या लिखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस। यहाँ देखिए स्टाइक्योमेट्री कोफिशिएंट का भी बहुत बड़ा रोल है इस रिएक्शन में। यहाँ ए का 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, तो बी का कितना है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है। ए का अगर कोई पूछे आपसे स्टाइक्योमेट्री कोफिशिएंट कितना है, तो 1 है, बी का कितना है, तो 1 है। तो जितने टाइम में ए का 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, उतने टाइम में बी का क्या हो रहा है, 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। जितने टाइम में ए का 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, उतने टाइम में बी का 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस। यहाँ पर क्या है, दोनों का स्टाइक्योमेट्री कोफिशिएंट सेम है, इसलिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। यही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है। और यहाँ हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि लॉन्ग टाइम इंटरवल में जो भी वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम इंटरवल में यहाँ यूज करते हैं डेल्टा। डेल्टा जहाँ भी होगा, मतलब जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू, वो लॉन्ग टाइम इंटरवल में। तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस सिचुएशन में क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस, और वही हमारा हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस केस में क्या लिखेंगे हम लोग, इस रिएक्शन के लिए, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन।
चूँकि ये अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में यहाँ लिखा जा रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो गया आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितना है, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या है, यहाँ इसको अच्छे से लिख लेते हैं, इक्वल टू क्या है, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो आप दोनों के हेल्प से लिख सकते हैं रेट, रिएक्टेंट के हेल्प से भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट। यहाँ ध्यान देना है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है। अगर कुछ आ जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताएंगे अभी जस्ट, उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, उस सिचुएशन में क्या करेंगे। अभी फिलहाल इसको समझिए, यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, उस सिचुएशन में क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, और वही हमारा हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो हम पर मोल जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा रिएक्शन में उसे डिवाइड कर देते हैं पर मोल के लिए, क्योंकि यहाँ तो इस केस में तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस सेम है, लेकिन बहुत ऐसे केस आएंगे आपको जहाँ रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस सेम नहीं होगा, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, पर मोल निकालेंगे, और वही हमारा हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या करना होगा, पर मोल निकालना होगा, यानी जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसे डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए यहाँ 2 होता तो ये तो चेंज हो जाता है अपीयरेंस। तो इस टाइप के एग्जांपल हम लेते हैं जहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम नहीं है, उसको भी देख लेते हैं। इसको वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ देखिए, ये बी में जा रहा है लेकिन 2 मोल बन रहा है, ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। तो यहाँ अगर कोई पूछे रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा आपका, ए का रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। उसी तरह रेट ऑफ अपीयरेंस और बी क्या हो जाएगा, डेल बी अपॉन डेल टी। यहाँ निगेटिव साइन मालूम है क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये टर्म निगेटिव है और निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि रेट हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, रेट हमेशा पॉजिटिव होता है। इसीलिए जब भी आप रेट किसके हेल्प से लिखेंगे, रिएक्टेंट के हेल्प से लिखेंगे, तो यहाँ निगेटिव साइन लेना जरूरी है, मस्ट है, क्योंकि ये जो वैल्यू है निगेटिव है, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप, जो डिसअपियरेंस है ए का, अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखें तो यहाँ 1 है और यहाँ बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। तो ए का सेम टाइम में ए का 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, तो बी का कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मोल। सेम टाइम में ए का 1 मोल कंज्यूम हो रहा है तो बी का 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। तो समझिए आप, बी का तो 2 मोल सेम टाइम प्रोड्यूस हो रहा है, तो बी का जो बनने का रेट है, फॉर्मेशन का रेट है, वो तो 2 टाइम्स अधिक है, इसके कंजम्पशन के रेट से 2 टाइम्स अधिक है, क्योंकि सेम टाइम में इसका 1 मोल कंज्यूम हो रहा है तो इसका 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर देखा जाए रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस से 2 टाइम्स फास्टर है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब भी लिखेंगे, हम बताएं रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो हम पर मोल के लिए लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, दोनों के हेल्प से लिख सकते हैं आप, माइनस डेल ए डेल टी। आप सोचिए इन दोनों को इक्वल करना है, ये 2 टाइम्स अधिक है इसके रिस्पेक्ट में, तो अगर इसमें 2 से डिवाइड कर दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 टाइम्स अधिक है। तो अगर इसमें 2 से डिवाइड कर दें तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, इसमें कितना से डिवाइड करते हैं, 2 से।
तो जो भी अगर कोई केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो क्या ध्यान देना, रिएक्टेंट के हेल्प से लिखेंगे तो आप निगेटिव साइन लेंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान देना कि जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे हमको डिवाइड कर देना है, चाहे वो रिएक्टेंट में आए चाहे प्रोडक्ट में आ जाए। तो इस पर मोल हो जाता है तो आप स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से आपको डिवाइड करना होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। जो भी हम लिख रहे हैं क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि लॉन्ग टाइम इंटरवल में हम ले रहे हैं चेन, इसलिए इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ। तो ये हो गया हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं, CM1 A1 प्लस M2 A2, ये बन रहा है N1 B1 प्लस N2 B2, और आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उसी तरह रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ लिखिए आप प्रोडक्ट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, तो क्या होगा लिखेंगे, सबके हेल्प से लिख लेंगे आप। अगर देखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A1 इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल E1 अपॉन डेल टी, यहाँ निगेटिव साइन लेना है। यहाँ आप अपीयरेंस डिसअपीयरेंस लिखेंगे तो वहाँ कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ इंडिविजुअल उसी की बात कर रहे हैं। जब आप रेट लिखते हैं केमिकल रिएक्शन तहाँ हम कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, वहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर किसी रिएक्टेंट या किसी प्रोडक्ट का इंडिविजुअल का आप लिखते हैं अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, उस सिचुएशन में कोएफिशिएंट से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम इसकी बात कर रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। उसी तरह रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल A2 अपॉन डेल टी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल B1 अपॉन डेल टी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B2 इक्वल टू हो जाएगा डेल B2 अपॉन डेल टी। और रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा तो यहाँ ध्यान देना होगा आपको कोएफिशिएंट पर। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आप किसी के हेल्प से लिख सकते हैं, रिएक्टेंट के हेल्प से भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के हेल्प से भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान देना होगा अगर रिएक्टेंट के हेल्प से रेट लिखेंगे वहाँ नेगेटिव साइन पुट करना होगा, जबकि प्रोडक्ट ऑलरेडी जो चेंज होता है वो पॉजिटिव होता है, तो वहाँ नेगेटिव साइन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर रिएक्टेंट के हेल्प से रेट लिखेंगे, साथ ही साथ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम डिवाइड करेंगे, तो माइनस डेल A1 डेल टी अपॉन क्या होगा, M1 होगा, ये हो जाएगा आपको डेल A2 डेल टी M2 इक्वल टू डेल B1 डेल टी N1 इक्वल टू डेल B2 डेल टी N2। तो सिर्फ डिफरेंस क्या है यहाँ, पर मोल। जब भी हम रेट लिखते हैं तो पर मोल लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करेंगे, जब भी रेट लिखेंगे तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो इस टाइप से अब हम देख रहे हैं ध्यान कि इस टाइप का अगर रेट लिखना होगा तो आप आसानी से रेट लिख सकते हैं। ये तो जितना भी रिएक्शन अभी दिए हैं वो सब का सब क्या है, हाइपोथेटिकल है। अगर कोई एक्चुअल हम रिएक्शन लिख रहे हैं, अगर रेट लिखना होगा तो हमको नहीं लग रहा है कि आप रेट नहीं लिख पाएंगे। आपको रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, साथ ही साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी लिखना होगा। तो इसको वीडियो पॉज करके सब नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए अब कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। से अमोनिया का फॉर्मेशन हमको देखना है। मान लीजिए
अमोनिया कैसे बनता है जानते होंगे, N2 गैस है, H2 गैस बन रहा है NH3 गैस, तो बैलेंस कर लेंगे हम लोग, 2 हो जाएगा यहाँ 3 हो जाएगा। अगर यहाँ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखना है या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, उस सिचुएशन में क्या लिखेंगे इसको देख लीजिए। तो ये तो हमारा क्या है, रिएक्टेंट, ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 क्या लिखेंगे आप, गैस लिखना है तो लिख लीजिए डेल N2 अपॉन क्या हो जाए डेल टी। यहाँ ध्यान दीजिए नेगेटिव साइन लेंगे। उसी तरह रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 माइनस डेल H2 अपॉन डेल टी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 क्या हो जाएगा, डेल NH3 अपॉन डेल टी। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इसको देखें हम इस केमिकल रिएक्शन को, तो सेम टाइम में जितना N2 का 1 मोल कंज्यूम हो रहा है उतने टाइम में H2 का 3 मोल कंज्यूम हो रहा है, लेकिन NH3 का 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। तो सबका जो हम कर रहे हैं अपीयरेंस डिसअपीयरेंस सब डिफरेंस है, लेकिन लिखने का तरीका यही होगा। आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखें चाहे रेट ऑफ अपीयरेंस लिखें, तो वहाँ आप स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि उस सिचुएशन में हम उस इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो पर मोल लिखते हैं, हम सबका इक्वल कर देते हैं, तो जो फास्टर होता है और जितना टाइम्स होता है उतने से हम डिवाइड कर देते हैं। तो जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शन का रेट लिखेंगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, अगर एवरेज की बात करें, क्योंकि डेल्टा से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल N2 डेल टी इक्वल टू, यहाँ कोएफिशिएंट 3 है, 3 से डिवाइड कर देंगे, H2 अपॉन डेल टी, यहाँ ऐसे कर देते हैं हम लोग, यहाँ निगेटिव, यहाँ कितना से डिवाइड कर देंगे, 2 से, डिवाइड कर दें। तो इस तरह से हम लोग किसी भी रिएक्शन का अगर रेट आपको लिखना होगा तो आप आसानी से रेट लिख सकते हैं। इसमें हमको नहीं लग रहा कि आप रेट लिखने में बहुत कन्फ्यूजन होगा। अब जितना भी क्वेश्चन होगा NCERT में और भी एडवांस बुक में, आप उसको आसानी से कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन का रेट आप निकाल सकते हैं। अभी तो हम सिंपल रेट लिखने की बात कर रहे हैं, आगे चल के हम लोग क्या करेंगे, अगर डाटा दिया रहेगा वहाँ अगर पूछ रहा है आपको किसी भी रिएक्टेंट का डिसअपीयरेंस या प्रोडक्ट का अपीयरेंस या किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट, उस सिचुएशन में डाटा के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कुछ वैल्यू दिया रहेगा उसके हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप वीडियो पॉज करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरह से आप यहाँ इसको कल नोट डाउन कर लिए होंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिए, गैस अगर रहता है यहाँ किस फॉर्म में लिखा गया है, कंसंट्रेशन के फॉर्म, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन लिया जा रहा है। अगर इसका यूनिट पूछा जाए तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होगा आपको मोल पर लीटर, मोल पर लीटर यानी लीटर इनवर्स। इसका क्या होगा, ये टाइम है, ऊपर जाएगा तो टाइम इनवर्स हो जाएगा। अगर सेकेंड है तो सेकेंड इनवर्स, मिनट है तो मिनट इनवर्स। फिलहाल हम लिख दे रहे हैं टाइम इनवर्स। तो अगर यूनिट पूछा जाए आपसे कि रेट का यूनिट क्या होगा, तो सेम होगा मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, यानी मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। टाइम सेकेंड है सेकेंड इनवर्स, मिनट है तो मिनट इनवर्स, आवर है तो आवर इनवर्स। इस तरह से रेट का यूनिट आप लिख सकते हैं, सिंपल है।
लेकिन ध्यान दीजिए कभी कभी क्या होता है, पार्शियल प्रेशर दिया रहता है, सिचुएशन में रेट लिखना होगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, चेंज इन प्रेशर लेंगे। चेंज इन प्रेशर से हाइड्रोजन गैस का यहाँ कंसंट्रेशन का चेंज ले रहे हैं, लेकिन प्रेशर दिया रहेगा पार्शियल प्रेशर इस गैस का, तो हम चेंज ऑफ पार्शियल प्रेशर ले लेंगे। चेंज इन पार्शियल प्रेशर अपॉन टाइम टेकन, तब यूनिट क्या होगा, मान लीजिए प्रेशर एटीएम में है तो एटीएम और ये क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। उस सिचुएशन में एटीएम और टाइम इनवर्स हो जाएगा यूनिट। एक चीज़ ध्यान दीजिए, और कभी कभी ये होता है कि मान लीजिए कि प्रेशर के फॉर्म में है वैल्यू, आगे करके चल के हम क्वेश्चन कराएंगे। कभी कभी प्रेशर के फॉर्म में दिया है और यूनिट, जैसे यहाँ से देखिए आप पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। पी इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, एन अपॉन वी आर टी। अगर चेंज देखना है, ये तो कंसंट्रेशन है, तो पी इक्वल टू क्या है, सी आर टी। हम कर रहे हैं अगर चेंज देखना है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी टाइम के साथ। एक चीज़ देखिएगा, ये टेम्परेचर है आपका, कन्फ्यूजन ना हो। डेल्टा टी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी। आर टी कभी कभी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, यहाँ प्रेशर का चेंज है तो ये आर टी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आर टी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ये आर टी यहाँ चला जाएगा 1 अपॉन आर टी और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो ध्यान दीजिए यहाँ यूनिट क्या होगा, अगर ये मोल लीटर इनवर्स है और नीचे क्या है, टाइम, ऊपर चला जाए टाइम इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, तो इधर का भी यूनिट वही होगा, मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। हम अगर ये इसको नहीं रखेंगे तब यूनिट क्या होगा, एटीएम और टाइम इनवर्स। बार में है तो बार में ले लेंगे आप, अब उसके अकॉर्डिंग आप ले लेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि यार क्या किस में लेंगे। तो ये चीज़ें हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, किस सिचुएशन में किस यूनिट में पूछ रहा है आपका आंसर, तो वहाँ ध्यान देना है आपको। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब सिंपल है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है, तो उसको देखते हैं हम लोग। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए किसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस, सभी बताए थे। अगर लॉन्ग इंटरवल, टाइम इंटरवल के बीच रेट कैलकुलेट करेंगे तो उसे हम लोग कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन वहीं वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के बीच में उसको बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल में अगर हम रेट निकाल रहे हैं, यानी एट ए इंस्टेंट किसी पॉइंट पर रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, यानी रेट कैलकुलेटेड एट अ स्मॉल टाइम इंटरवल या इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल, या हम कर सकते हैं एट इंस्टेंट, इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। तो द रेट मीजर्ड at infinitesimally small interval of time is known as instantaneous rate of reaction। instantaneous rate of reaction। देखिए टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल हो गया। टाइम इंटरवल स्मॉल का मतलब क्या है, जैसे हम लोग T2 और T1 ले रहे हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत कम हो जाए, यानी T1 T2 के बीच का डिफरेंस कम हो जाए, दोनों का इंटरवल बहुत कम हो जाए, यानी जो ले रहे थे हम
डेल्टा टी ले रहे थे T2 माइनस T1। अगर ये वैल्यू लगभग सेम हो, इक्वल हो जाए, लगभग इक्वल हो जाए, यानी T2 क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, T1 के इक्वल हो जाए, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू जीरो। तो एक लिमिटिंग सिचुएशन में जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो है वही हमारा क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन एक कंडीशन क्या लगाना होगा, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। तो अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है किसी भी रिएक्शन का, तो एक कंडीशन आपको ज़रूर अप्लाई करना होगा, क्योंकि हम तो पॉइंट पर निकाल रहे हैं, बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के बीच निकाल रहे हैं। तो यहाँ एक कंडीशन आपको लगाना होगा, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। तो कैसे लिखेंगे, अगर मान लीजिए एक सिंपल रिएक्शन फिर ले रहा है, 8 जा रहा है बी में, और यहाँ लिखना है आर इंस्टेंटेनियस। तो आपको तो मालूम है ए के हेल्प से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिमिटिंग कंडीशन लगाएंगे, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो और माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। देखिए इतना तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन क्या करने, अगर इसकी वैल्यू टेंडिंग टू जीरो है तो ये क्या बन जाएगा हमारा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और आप कैलकुलेशन में पढ़े होंगे कि अगर ऐसा सिचुएशन है जिससे माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, तो क्या लिखते हैं, या डेल्टा माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अगर ये टेंडिंग टू जीरो हो जाता है टर्म, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, माइनस डी, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, डी अपॉन डी टी। अब डेल्टा हटा देंगे तो ये क्या है, या तो ऐसे आप लिखिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, या ऐसे लिखिए। उसी तरह अगर इसके हेल्प से लिखें तो क्या हो जाएगा, आर इंस्टेंटेनियस, प्रोडक्ट से हेल्प से लिखें तो लिमिटिंग वैल्यू लगाएंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ निगेटिव साइन तो नहीं लेंगे, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा टी टेंड्स टू क्या जीरो है, या तो ऐसे लिखिए पूरा, या इसको स्मॉल कर दीजिए, हटा दीजिए लिमिट, डेल की जगह डी लिखिए, डी बी डी टी। तो ये लिखने का तरीका है। यहाँ क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस। द रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन इक्वल टू माइनस डी ए डी टी इक्वल टू डी बी डी टी। इस तरह से आप लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों का सेम है, 1 है, तो कुछ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। और यही हमारा क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ये क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। इस सिचुएशन में क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस, और वही क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि यहाँ दोनों का कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए किसी से डिवाइड नहीं करेंगे। अब हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, और वहाँ अगर आपको लिखना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो कैसे लिखेंगे, जैसे एक रिएक्शन है, मान लीजिए M1A1 प्लस M2A2, ये बन रहा है आपका N1B1 प्लस N2B2। यहाँ आपको नोट डाउन करना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी ए वन डी टी। यहाँ क्या होगा, M1 होगा माइनस DA2 dt, यहाँ M2 होगा, यहाँ क्या लिखेंगे, DB1 dt, यहाँ N1, यहाँ हो जाएगा हमारा DB2 N2 और dt। इस तरह से आसानी से हम लोग लिख लेंगे, कुछ डिफरेंस नहीं है एवरेज इसमें, सिर्फ यहाँ स्मॉल डी लिखेंगे, स्मॉल डी डेल्टा की जगह स्मॉल डी लिखेंगे। उसी तरह मान लीजिए कोई रिएक्शन है, जैसे H2 गैस है और I2 गैस है, ये बन रहा है 2HI गैस। तो रेट क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस माइनस DH2 dt इक्वल टू माइनस DI2 dt इक्वल टू DHI
2dt। तो ये हो गया आपका। तो सिंपल है, इसमें बहुत ये टफ नहीं। तो आप इसको क्या करें, नोट डाउन कर ले वीडियो पॉज करके। आप किसी भी केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा तो उसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस लिख सकते हैं। अंतर है कि डेल्टा की जगह डी है, सिर्फ यही डिफरेंस है, और ये स्मॉल टाइम इंटरवल में कैलकुलेट किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप वीडियो पॉज करके इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है। मान लीजिए यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट कन्वर्टर और प्रोडक्ट को आगे चल के हम बताएंगे। अगर इसको फर्स्ट ऑर्डर मान रहे हैं, अब फिर बताएंगे क्या होता है ऑर्डर, आगे पढ़ना है। फर्स्ट ऑर्डर मानते हुए देखिए, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा, घटेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो ग्राफ ऐसे होता है, रिएक्टेंट का टाइम के साथ कंसंट्रेशन घट जाएगा, ऐसे कुछ होगा। और प्रोडक्ट का लिखेंगे तो क्या होगा, ऐसे बढ़ जाएगा कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ जाएगा, ऐसे होगा। तो किसी एक के हेल्प से, या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, चलिए हम रिएक्टेंट के हेल्प से लिख रहे हैं। मान लीजिए टाइम t1 पर, टाइम है यहाँ, इधर लिख दे रहे हैं टाइम, और इधर क्या है, कंसंट्रेशन है, इधर बढ़ रहा है कंसंट्रेशन टाइम t1 पर। सिर्फ रिएक्टेंट के हेल्प से, ये है हमारा रिएक्टेंट, और ये ग्राफ किसका है, प्रोडक्ट के लिए। यहाँ देखते हैं टाइम t1 पर, और टाइम t1 है ये, तो ये कितना होगा, R1 होगा, ये हो जाएगा R1। और टाइम t2 पर क्या होगा, ये हो जाएगा आपको R2, ये है R1, ये है R2। ध्यान दें, ये क्या है हमारा टोटल डेल्टा टी है, ये डेल्टा टी है फाइनल माइनस इनिशियल, और ये वैल्यू पॉजिटिव है, जबकि यहाँ क्या होगा, वैल्यू निगेटिव है, क्योंकि फाइनल ये वैल्यू है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट रहा है, क्योंकि वैल्यू तो घट रहा है, R2 लेस देन R1 बताए थे आपको। टाइम के साथ कंसंट्रेशन घट जाएगा। ये अगर t = 0 पर ये R0 है, ये 0 है, टाइम t1 पर ये R1 है, ये क्या है, P1 है, और टाइम t2 ले लेना है, t = t2, ये R2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, P2। तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन इसका कंसंट्रेशन घट रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर रिएक्टेंट करेंगे तो R2 लेस देन R1, जबकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, P2 ग्रेटर देन P1। तो यहाँ इसका कंसंट्रेशन घट रहा है, तो ये वैल्यू तो निगेटिव होगा, फाइनल माइनस इनिशियल देखेंगे। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, हमको रेट निकालना है, एवरेज रेट। तो ये टाइम इंटरवल क्या है, लॉन्ग है, तो ये क्या है, चेंज है। और ध्यान दीजिए, अगर ये है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट, अगर इसको x माने, इसको y ऑर्डिनेट, इसको एब्सिसा, तो ऑर्डिनेट अपॉन एब्सिसा जो स्लोप होगा किसी पॉइंट पर अगर निकालेंगे तो निगेटिव होगा। स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। ऐसे स्लोप पूरा अगर ले तो ऐसे हो जाएगा स्लोप, लेकिन ये कर्व है, तो ये जो वैल्यू होगा स्लोप देगा, लेकिन एवरेज
आपको स्लोप मिल रहा है, किसी पॉइंट पर नहीं मिल रहा है इस कर्व का, तो यहाँ देखिए यहाँ जो भी रेट होगा वो आपका एवरेज रेट हो जाएगा। तो यहाँ अगर स्लोप निकालें तो स्लोप क्या है, निगेटिव है। तो स्लोप अगर लिखें लाइन का तो क्या हो जाएगा, निगेटिव है स्लोप। ध्यान दीजिएगा, ये जगह स्लोप निकालना है तो क्या करेंगे, ये आपका चेंज है तो ये डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ध्यान दीजिएगा ये निगेटिव है तो स्लोप तो निगेटिव होगा। तो रेट क्या होगा, अगर आर एवरेज लिखेंगे, आर एवरेज, तो यहाँ निगेटिव साइन ले लेंगे क्योंकि स्लोप तो निगेटिव है, और निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, डेल्टा टी। ये हो जाएगा R2 माइनस R1। अगर इसको लिखना चाहें आप माइनस, ये हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो ये तो एवरेज रेट हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर यही टाइम इंटरवल बहुत कम हो जाए, अगर ये दोनों पॉइंट शिफ्ट कर रहा है, मान लीजिए इनके बीच का इंटरवल गैप बहुत कम हो जाए, एक पॉइंट पा जाए यहाँ, तो ये पॉइंट पा जाएगा इधर, इस पॉइंट पर आ गया है, यानी T1 इक्वल टू T2 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ कर्व पर मिलेगा और ये हमारा स्लोप हो जाएगा। तो ये क्या निकलेगा, इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा। जो भी ये स्लोप होगा वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। सिर्फ ध्यान देना है कि निगेटिव साइन ले रहे हैं। तो आर इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, रेट माइनस डी आर डी टी, डी आर डी टी। ये तो इतना स्लोप हो जाएगा, निगेटिव साइन नहीं लेंगे, स्लोप निगेटिव है, निगेटिव है इंटू निगेटिव पॉजिटिव। तो इस तरह से रेट ये यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और स्लोप क्या है, निगेटिव है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, टाइम इंटरवल बहुत कम हो जाएगा, कोई टाइम टी है, यानी डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो है इस पॉइंट पर, और ये जो स्लोप हम ले रहे हैं जो लाइन, ये एक पॉइंट पर टच करेगा, इस कर्व को क्या करेगा, एक पॉइंट पर टच करेगा। तो यहाँ जो रेट निकलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा। तो ये ग्राफ के हेल्प से हम लोग देख लिए कि क्या होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ ध्यान देना है, एक इंस्टेंट पर, एक पॉइंट पर निकालना है। उसी तरह हम लोग किसके हेल्प से, प्रोडक्ट के हेल्प से भी रेट निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, किसी पॉइंट पर हम निकालेंगे, यहाँ मिलेगा तो स्लोप यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ प्रोडक्ट के हेल्प से अगर रेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्लोप तो पॉजिटिव होगा। किसी भी पॉइंट पर आप लेंगे तो स्लोप पॉजिटिव होगा, तो वहाँ निगेटिव साइन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ग्राफ से हम लोग क्या देख लिए, ग्राफ से देख लिए क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट, क्या होता है एवरेज रेट, साथ ही साथ हम लोग क्या देख लिए, स्लोप भी देख लिए। तो आप वीडियो पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इस टाइप से हम लोग देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम देखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, साथ ही साथ इंस्टेंटेनियस अपीयरेंस पर, डिसअपीयरेंस पर, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर प्रॉब्लम देखेंगे। फिर साथ ही साथ देखेंगे कौन कौन फैक्टर है जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है। तो आज हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू।